ओके, तो वो रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो दिस इज जस्ट अ नेम उस रिलेशन के लिए जिसमें कि ये तीनों ही प्रॉपर्टीज नजर आती हो। कल हमने देखा था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो इसमें शायद इसमें प्रॉब्लम है ट्रांजिटिव में। तो ट्रांजिटिव को भी अभी हम डिस्कस करते हैं और इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद में फिर फंक्शन आता है, उसे भी पढ़ना चाहिए। तो अगर मैंने एक सेट लिया है ए और इसके ऊपर मैं कोई रिलेशन लगाया जिसके कारण से मुझे ये ऑर्डर्ड पेयर मिले 1, 1, 2, 2, 3, 3, ओके, 4, 4, फिर 1, 2, 2, 1। तो अब सवाल ये है कि क्या ये रिलेशन, पहला पॉइंट है रिफ्लेक्सिव, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? तो यस, दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और दूसरा, अच्छा ये रिफ्लेक्सिव क्यों है? क्योंकि हम देखते हैं सेट ए पे ये रिलेशन लगाया गया है। सेट ए में 4 एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4, और ये चारों ही एलिमेंट खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर में आए हैं। तो कोई भी ऐसा रिलेशन जिसमें हमें एलिमेंट्स जो भी मौजूद हैं सेट में वो खुद के साथ ही ऑर्डर्ड पेयर में आ जाएं, तो सभी के सभी एलिमेंट आने चाहिए। 1 है प्रेजेंट तो 1, 1 आ गया, 2 प्रेजेंट है तो 2, 2 आया, 3 है वैसे ही 4 है तो 4, 4 भी आया। तो ये चारों आने ही चाहिए थे क्योंकि यही 4 एलिमेंट सेट ए में थे। अब इसके बाद में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1, 2 है और 2, 1 भी है। तो इनके रहने से ये रिफ्लेक्सिव रहा या नहीं रहा? तो ये रिफ्लेक्सिव तो है क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए जो एलिमेंट्स थे वो खुद के साथ ऑर्डर पेयर में आने चाहिए थे, तो वो हमें दिख गए। फिर बाकी क्या है और क्या नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो पाता जो जिसको हमने कल स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, तो ये रिफ्लेक्सिव है। अब दूसरी बात है कि क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? यही रिलेशन क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? तो सिमेट्रिक में हमने पढ़ा था कि इफ a, b is present, if a, b belongs to R, this implies b, a also belongs to R, then you say that the relation is symmetric. For every a, b there is a b, a present in the relation, then the relation will be symmetric. So 1, 1, तो इसका भी 1, 1 ही आता है, इसका काउंटर पार्ट या इसका सिमेट्रिक। तो सेट्स में रिपीटेशन नहीं हो सकती, इसलिए इसको हम दो बार नहीं लिख सकते, तो एक ही बार ठीक है। तो ये 2, 3, 4 ये चारों पेयर का दूसरे बार सिमेट्री लिखने का जरूरत नहीं है। इसके बाद में हमने इसे देखा और इसे देखा, तो 1, 2 है तो 2, 1 है। तो हम देखते हैं कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं सब सिमेट्रिकल दिख रहे हैं। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है और साथ ही साथ सिमेट्रिक भी है। और सबसे अच्छा अब ये ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के बारे में क्या कहानी थी? ट्रांजिटिव के बारे में ये बात हुई थी कि अगर a, b belongs to R and b, c also belongs to R, this implies AB, BC, AC, AB, BC, AB, BC, AB है, BC है, तो AC भी होना चाहिए। तो this implies a, c also belongs to R, then only we will say that the relation is transitive. Now see, 1, 1 is present, 1, 2 is present, तो अभी जैसा हमने लिखा मैं इसको फिर से लिखता हूँ, a, b होना चाहिए, फिर b, c भी है, तो लास्टली a, c प्रेजेंट होना चाहिए। Now 1, 1 is here, 1, 2 is here, 1, 1, 1, 2, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए? a, b, b, c, तो a, c, a, b, b, c, a, c, दैट इज 1, 2, और 1, 2 तो खुद यही है। तो ये ट्रांजिटिव है क्या? तो ऑफ कोर्स है। फिर नेक्स्ट देखिए, अभी ये ट्रांजिटिव नहीं हो गया, लेकिन ये तीनों पेयर के कारण से हम बोल सकते हैं कि ये फिलहाल ये तीनों मिलके ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं हुआ। फिर आगे और भी है इसमें, जैसे ये 2, 2 है, ये 2, 1 है, तो 2, 2, 2, 1, देन 2, 1 शुड बी देयर। तो 2, 1 तो ऑलरेडी है या नहीं है तो हो गई, बात खत्म हो गई। अब वो दूसरी बार भी होना चाहिए, तो सेट्स में रिपीटेशन तो हो नहीं सकता, तो दूसरी बार आने का कोई सवाल ही नहीं है। अब फिर देखिए इसकी दूसरी कहानी,
अब जैसे हमने यहाँ पे 1,1 पहले लिखा था, इसको बाद में लिखा, इसको पहले लिखते हैं 2,1। ओके, यहाँ पे ये दोनों हो ही गए थे। तो 2,1 है, फिर अगर 1,1 हो फिर क्या होना चाहिए था 2,1,1,1, तो फिर से 2,1, तो 2,1 तो है। लास्टली कौन बच गया, ये सेकंड नंबर इसको लिए थे, तो अब इसको भी इंटरचेंज करते हैं। तो 2,1 है, 2,2 भी है, तो 2,1 इज प्रेजेंट। और ये तो एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि ये जो सेकंड सॉरी ये जो मिडिल मोस्ट होने चाहिए ये सेम होने चाहिए, तो इसमें नहीं है। तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है? तो यस सर, ये तो तीनों है। तीनों है तो इसका मतलब है कि द रिलेशन आर is equivalence relation. So this is an equivalence relation. Okay. तो आपने ये समझ लिया, आप बहुत खुश हो रहे होंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद में क्या सोच सकते हैं? तो आइए, आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज है उसमें एक क्वेश्चन ऐसा आया है कि एग्जांपल्स दीजिए, ऐसे रिलेशन बताइए जो कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। तो रिफ्लेक्सिव हो और सिमेट्रिक हो, तो मैंने एक ऐसा लिखने का सोचा 1,1, 2,2, ओके, देन आई रोट 1,2, 1, 1, 1, 2, 1,2। तो ये होगा क्या? ये नहीं होगा। ये क्या रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों है क्या? तो ये रिफ्लेक्सिव तो दिख रहा है। अगर किसी सेट में हम डिफाइन कर दें, ओके आई हैव अ सेट व्हिच हैज गॉट ओनली 2 एलिमेंट्स 1 एंड 2, तो 1, 1 भी है, 2, 2 भी है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक 1, 1 का तो नहीं चाहिए, 2, 2 के लिए भी नहीं चाहिए, 1, 2 के लिए चाहिए था। क्या चाहिए था? 2,1। तो अब है क्या ये सिमेट्रिक? यस, ये भी सिमेट्रिक भी हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन, क्या ये ट्रांजिटिव भी है? ये ट्रांजिटिव है। ये ट्रांजिटिव है क्या? ट्रांजिटिव होने के लिए 1,1 फिर 1,2, तो 1,2 होना चाहिए, ठीक है। 2,2, 2,1, तो 2,1 होना चाहिए था, ठीक है। तो ये तो फिलहाल ट्रांजिटिव भी दिख रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये ट्रांजिटिव ना हो, क्या करें? तो एक और ऑर्डर पेयर लाएं। अब एक और ऑर्डर पेयर लाएंगे तो इसमें एक एलिमेंट ऐड कर देता हूँ 3। तो यहाँ पे अब मुझे 3,3 तो पहले लिख देना चाहिए, लिख दिया। अब क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यस सर। क्या ये ट्रांजिटिव सिमेट्रिक है? यस सर। और क्या ये ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव भी है, अभी भी ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि इसने इसको इसकी ट्रांजिटिविटी को अफेक्ट ही नहीं किया। तो क्या करूँ मैं? मैं डाल देता हूँ इसमें 3,2 और 2,3। अब देखता हूँ 2,2 है, 2,3 है, तो 2,3 होना ही चाहिए। 3,2 है, 2,2 है, तो 3,2 होना ही चाहिए। 3,2, 2,3, तो 3,3, ओके, ये अभी भी है। माय गुडनेस, से बनाना बहुत मुश्किल जा रहा है। तो क्या किया जाए? रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव तो ये मिल रहा है, मैं सोच लेता हूँ पहले। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया है और इसमें लिखा है मैंने 1, 2, 3, ये हमारे सेट में थे और ये एक रिलेशन बनाया मैंने। तो सबसे पहले देखिए कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या ये सिमेट्रिक है? इनका तो प्रॉब्लम नहीं। 1, 3 है तो 3, 1 है, 1, 2 है तो 2, 1 है, बहुत अच्छा। सिमेट्रिक भी है। अब ये ट्रांजिटिव भी है क्या? तो ट्रांजिटिव ही प्रॉब्लम कर रहा है, तो आइए ट्रांजिटिव को हम समझने का प्रयास करें। हम देखते हैं पहले से 1 इज रिलेटेड टू 1, ये पहला आया आपको। फिर क्या है? 1 इज रिलेटेड टू 3, 1 इज रिलेटेड टू 3। हमेशा चेक कीजिए कि ये सेकंड एलिमेंट जो है ये फिर से किसका पहला एलिमेंट बना है, तो वैसे ही हर जगह चेक करना पड़ेगा। तो पहले हमने इसमें और इसमें देखा 1 इज रिलेटेड टू 1, 1 इज रिलेटेड टू 3, तो ये कॉमन है दोनों में, दैट दिस शुड बी 1 इज शुड बी रिलेटेड टू 3, दैट इज 1,1 है, 1,3 है, तो 1,3 होना चाहिए, है 1,3, ये खुद ही है, तो ठीक है। फिर नेक्स्ट 1,1 है, 1,2 है, तो क्या होना चाहिए? 1,1 है, 1 इज रिलेटेड टू 1, 1 is related to 2, then 1 should be related to 2, 1 should be related to 2, तो ये भी बात ठीक है।
ये है हमारे पास 1 इज रिलेटेड टू 1, फिर हम इसे देखते हैं 1 इज रिलेटेड टू 2, फिर क्या होना चाहिए था 1 इज रिलेटेड टू 2, तो ये खुद ही दो बार आ जाएगा तो उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर इसका काम हो गया। अब इस पे चलते हैं 2, 2, तो फिर 2 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो फिर आ गया 2, 1, तो नेक्स्ट होना चाहिए 2, 2 है, 2, 1 है, तो नेक्स्ट 2, 1 होना चाहिए, तो वो ये खुद है, ठीक है। फिर 2, 2 है और तो फिर 2, 1 है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 3, 3, तो इसको भी कर लिया हमने। अब इस पे जाते हैं 3, 3 है, नेक्स्ट 3, 1 यहाँ दिख रहा है, 3, 1, तो 3, 3 है, 3, 1 है, तो 3, 1 होना चाहिए, ये खुद है, तो इसके लिए भी ठीक है। फिर 1, 3 है, 1, 3 है, 3, 3 है और 3, 1 है, तो अगर 1, 3 को लेता हूँ तो नेक्स्ट मैं 3, 3 को ले सकता हूँ। 1, 3, 3, 3, देन वी मस्ट हैव 1, 3, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट, तो ये ट्रांजिटिव है अभी भी। और नेक्स्ट फिर लूँगा मैं किसको 3, 1 को, तो 3, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 1 होना चाहिए, वो खुद भी प्रेजेंट है, तो इसने भी प्रॉब्लम नहीं किया, इसने भी नहीं किया। अब 3, 1 पे चलते हैं, तो 3, 1 है, तो फिर नेक्स्ट 1, 1 है, ये आ गया 3, 1 खुद है ये। फिर 3, 1 अगर लेते हैं पहला, फिर कौन 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा है, ओके 1, 2, फिर क्या होना चाहिए 3, 1, 1, 2, तो नेक्स्ट आना चाहिए यस 3, 2, और 3, 2 इसमें नहीं है, इसका मतलब कि ये ट्रांजिटिव नहीं बन पाया। तो ये पहला एग्जांपल मिल गया हमें जो कि ट्रांजिटिव नहीं है, बट रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। ओके, अब जल्दी से मैं इसमें एक और एग्जांपल लेता हूँ। मैं और एग्जांपल क्या ले सकता हूँ, मैं और एग्जांपल ये ले लेता हूँ कि एक ऐसा रिलेशन बताइए जो कि ट्रांजिटिव हो, सिमेट्रिक हो, लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो। तो रिफ्लेक्सिव ना होना ये सबसे आसान है। कैसे, तो रिफ्लेक्सिव अगर नहीं होना चाहिए तो क्या करना है, सिंपल, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए कि आप इसको हटा दीजिए, 1, 2, 3, ये तीनों खुद के साथ ऑर्डर पेयर में ना आए तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो पाएगा। अब इसके बाद में देखना है कि क्या ये सिमेट्रिक है, ये दोनों ये दोनों ये सिमेट्रिक तो है ये। अब क्या ये ट्रांजिटिव है 1, 1 है, 1, 3 है, तो नेक्स्ट 1, 3 आना चाहिए, ये अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे। और फिर 1, 1 है, 1, 2 है, तो 1, 2 आना चाहिए, ठीक है। फिर किसी का भी पहला एलिमेंट 1 नहीं है। अब इस पे चलते हैं 2, 2, 2, 1, तो नेक्स्ट 2, 1 आना चाहिए। ओह 2, 1 तो नहीं है, 2, 1 नहीं है, हाँ 2, 1 तो ये खुद ही है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया इसके लिए। अब 1, 3 है, 3, 1 है, तो 1, 1 होना चाहिए है, 1, 3 है और कोई दूसरा एलिमेंट दूसरा पेयर नहीं है जो 3 से स्टार्ट हो, इसमें भी प्रॉब्लम खत्म। 1, 3 ओके 1, 2, तो 3, 2 होना चाहिए, तो 3, 2 मैं इसमें लेके आऊँगा, मैं 3, 2 भी लिख दूंगा, क्योंकि 3, 1 है, 1, 2 है, तो नेक्स्ट 3, 2 होना चाहिए। अब 3, 2 लिख दिया तो सिमेट्रिक बनाने के लिए 2, 3 भी लिख डालो, तो इससे अब परेशानी खत्म हो गई आपकी, क्योंकि 1, 3 था, 3, 2 था, तो 1, 2 होना चाहिए, 1, 2 है। फिर इस पे आते हैं 3, 1, 1, 2, तो 3, 2 है, फिर 3, 1, 1, तो 3, 1 ही होना चाहिए, ठीक है। 1, 2 है, 2, 1 है, तो 1, 1 है, फिर 1, 2, 2, 3, तो 1, 3 है। तो आप देख रहे हो कि ये क्या है, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ऐसे आप एग्जांपल समझ सकते हो। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि आप एक ऐसा एग्जांपल दीजिए जो कि ट्रांजिटिव भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, लेकिन सिमेट्रिक ना हो। आइए इसके लिए भी हम कारनामा करें। तो एक रिलेशन अब क्या होना ही चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव, तो सिंपल है कि 1, 1 तो लिख ही लो, 2, 2 भी लिख लो, 3, 3 भी लिख लो। ट्रांजिटिव होना चाहिए, तो एक ऐसा लिखिए जो कि ट्रांजिटिव हो, जैसे कि 1, 2, 2, 1, तो नेक्स्ट होना चाहिए 1, 1, और ये तो सिमेट्रिक हो गए, गड़बड़ हो गया, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, 3, 2 लिख दिया और 2, 3 लिख दिया,
सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, तो मैं क्यों सिमेट्रिक लिख रहा हूँ। 1, 2 है तो नेक्स्ट लिख देता हूँ 2, 3, फिर इसके बाद आना चाहिए 1, 2 है, 2, 3 है तो 1, 3 होना चाहिए, तो 1, 3 लिख दिया, हो गया। ये ट्रांजिटिव भी हो गया और रिफ्लेक्सिव तो इन तीनों की वजह से है, बट ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। तो बच्चों आपने देखा कि हम कितनी आसानी से एक सेट ले और उसके ऊपर में कुछ रिलेशन लगाएं और फिर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है, या ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इसमें प्रॉब्लम ट्रांजिटिविटी पे आती है। ये दोनों तो सिंपल से ही समझ में आ जाते हैं, जबकि रिफ्लेक्सिव तो बहुत ही सिंपल है। आपको मालूम है कि जो भी एलिमेंट दिखता है उसमें से सभी का आप खुद के साथ पेयर मत बनाइए, तो वो आपको रिफ्लेक्सिव नहीं मिलेगा। तो ये बात तो हो गई। अब इसके बाद में हम देखते हैं, ओके, तो मैंने ये जो क्वेश्चन लिख रखा है, एक रिलेशन है the set of all t1 comma t2 such that t1 is similar to t2 where t1 and t2 belongs to the set of all triangles। तो t1 भी एक ट्रायंगल है, t2 भी एक ट्रायंगल है, और हमने उन ट्रायंगल्स का ऑर्डर पेयर बनाना है जो कि आपस में सिमिलर हो। तो अब इसमें इन्होंने ये पूछा, ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 5 था, मैं भी चेक कर रहा था। तो ये कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 5? नहीं, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। मैंने सोचा अब मैं इसके सॉल्यूशन भी आप लोगों को बताऊंगा। एक्चुअल में इसमें आप ये चेक करो, बस इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती और एग्जाम में भी नहीं आता कि ट्रांजिटिव है या नहीं है, बट 1 या 2 मार्क्स के लिए अभी क्वेश्चन ये डाल रहे हैं, तो ये ध्यान में रहना चाहिए कि ट्रांजिटिविटी कब होती है कब नहीं होती। अब ये रिलेशन एक दिया था क्वेश्चन नंबर 12 में, मैं क्वेश्चन को पढ़ी दूँ। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एज आर इक्वल्स टू दिस is equivalence relation. Now consider 3 triangles T1, अच्छा ये दूसरा पार्ट है। तो इसमें इन्होंने कहा कि आप बताइए कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो सिमेट्रिक होना चाहिए, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव है या नहीं इसका पता कैसे चलेगा, तो यहाँ पे हमें लिखना है रिलेशन आर। ओके, अब इसमें ऑर्डर पेयर क्या मिलेंगे, तो हमें उन ट्रायंगल्स को पेयर में रखना है जो कि आपस में सिमिलर हो। ऑफ कोर्स एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, नहीं है क्या? अगर ए बी सी करके दो मैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बना लूँ तो वो दोनों आपस में सिमिलर भी होंगे, कॉन्ग्रुएंट है तो ऑफ कोर्स सिमिलर करेंगे। तो T1, T2 अगर ए में T1, T2, T3, T4 ऐसे करते हुए इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं, एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, तो ये सारे के सारे पेयर्स तो आ ही जाएंगे खुद से बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हर ट्रायंगल खुद को सिमिलर होता ही है। तो T3, T3, क्योंकि हमें सिमिलर ट्रायंगल्स को लेना है, तो अब ये बात आप समझ रहे हैं कि ये रिफ्लेक्सिव जरूर बनेंगे। अब ये सिमेट्रिक होंगे या नहीं होंगे, तो अगर ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 को सिमिलर है तो ट्रायंगल 2 भी ट्रायंगल 1 को सिमिलर होगा। तो इसका मतलब है कि जितने भी अगर हम लिखें इसमें एक ऐसा पेयर लिख दिया कि लेट्स से T100 and T99, if they both are similar, if this triangle is similar to this one, then of course this one is also similar, तो ये भी खुद से ही आ जाएगा। जब आप 99 ट्रायंगल को लेकर के देखेंगे कि ये किस किस को सिमिलर है तो ये भी आ जाएगा, और 100 ट्रायंगल को लेकर के चेक करेंगे कि ये किसको सिमिलर है तो ये पेयर भी आ जाएगा। तो इफ ट्रायंगल ए इज सिमिलर टू बी टू ट्रायंगल बी, देन बी ट्रायंगल इज आल्सो सिमिलर टू ट्रायंगल ए। अभी ट्रांजिटिव है क्या, तो ट्रांजिटिव अगर ट्रायंगल ए इफ ट्रायंगल ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी and triangle B is similar to triangle C. Now A B को similar है और B C को similar है, तो of course A B B को C को similar होगा, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, मतलब इसके पास तीनों ही प्रॉपर्टीज हैं, तो इसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं, कहेंगे। अब इसके बाद में हम जाते हैं फंक्शन को पढ़ने के लिए और देखते हैं कि फंक्शंस में हमें क्या पढ़ना है। ओके, तो ये सामने में आप देख रहे हैं, मैंने फंक्शन के लिए सबसे पहले सोचा कि इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसके बेसिक्स क्या थे, फंक्शन में क्या होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट मस्ट हैव एन इमेज। पहले सेट के हर एक एलिमेंट का इमेज तो होना ही चाहिए। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि
every element in the first set cannot, any element in the first set cannot have more than one image. जैसे कि ये 1 2 भी 3 से है, 3 4 4 से रिलेटेड है, ये 5 5 से रिलेटेड है। तो हम देख रहे हैं कि हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज है। अब दूसरी बात ये बोलते हैं कि एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, एक से ज़्यादा इमेज हुआ तो वो गड़बड़ है। तो मैंने ऐसा बना लिया, तो क्या ये फंक्शन है? यस, ए का एक ही इमेज है, बी का भी एक ही इमेज है, सी डी ई सबका एक ही इमेज है। अब वो इमेज कॉमन है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये दोनों बातें होनी चाहिए। F1 और F2 इनको अगर मैं कहूँ कि ये अगर एक फंक्शन है तो ये ठीक है, क्योंकि हर एक एलिमेंट जो कि फर्स्ट सेट में है उसका इमेज है और हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज है। मतलब किसी के पास भी एक से अधिक इमेज नहीं है, मतलब कोई भी एलिमेंट जो कि फर्स्ट सेट का है वो एक ही पेयर बना पाएगा, एक से ज़्यादा पेयर नहीं बना सकता। तो ये फंक्शन की बात थी। तो अब फंक्शन में अब हमें ये नजर आ रहा है कि पहले सेट के सारे एलिमेंट तो ऑर्डर्ड पेयर में जाते ही हैं, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि सेकंड सेट का जैसे कि ये एलिमेंट है, ये जिस इडियट सेकंड सेट का ये एलिमेंट है और ये किसी के साथ भी ऑर्डर्ड पेयर में नहीं गया है। तो तो ये जो एलिमेंट है ये किसी के साथ भी ऑर्डर्ड पेयर में नहीं गया, और जबकि यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे एलिमेंट नहीं गए हैं। तो यहाँ पे फंक्शन में हमें जो पढ़ना है वो दो टाइप के फंक्शन हैं इम्पोर्टेंटली। ओके, तो मैंने यहाँ लिख रखा है 1 1 एंड मैनी 1। तो कोई फंक्शन 1 1 है, अगर 1 1 नहीं हुआ तो मैनी 1 होता है। तो ये 1 1 क्या बात है भाई? ये 1 1 ऐसा डिफाइन किया गया है कि पहले सेट का आप एलिमेंट्स को देखिए 1 2 3 4 5, 1 का इमेज 3 है और 2 का भी इमेज 3 है। इन दोनों का इमेज सेम नंबर है, तो ये 1 1 नहीं हो पाया, ये हो गया मैनी 1। मैनी एलिमेंट्स एंड हैव वन इमेज। One element from first set has one image from second set, or one element is connected, one unique element is connected to one unique element। अब इसको ऐसा समझ सकते हैं, एक एलिमेंट, एक पर्टिकुलर एलिमेंट किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट से ही कनेक्टेड है, तब हम कहते हैं कि ये 1 1 है। इसको 1 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 1 1 बनाने के लिए एक तो इसको हटा दिया, 2 3 से कनेक्टेड है तो अब 1 उससे कनेक्टेड नहीं हो सकता, 1 2 से हो गया। ओके, ये 3 भाई साहब बच गए, तो 3 भाई साहब के लिए एक और एलिमेंट लाया गया है 6। यहाँ का एक एलिमेंट यहाँ के किसी एक एलिमेंट के साथ ही कनेक्टेड है। अगर 1 2 के साथ कनेक्टेड है तो 2 फिर किसी और के साथ कनेक्टेड नहीं हो सकता। तो दिस इज 1, each one is connected to each one, ऐसा, या यूनिक 1 is connected to a unique 1। अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं हुआ तो ऑफ कोर्स वो मैनी 1 हो जाएगा। जैसे कि अगर इस 3 के लिए जो ये एलिमेंट था 6, इसको हटा दूं और मैं इससे कनेक्ट कर दूं, तो क्या हो रहा है कि 3 का भी इमेज 4 है और 4 का भी इमेज 4 है। तो इस केस में मैनी आर कनेक्टेड टू 1, और अगर इस 3 को गायब भी कर दूं तो 1 एलिमेंट फ्रॉम हियर इज कनेक्टेड टू 1 यूनिक एलिमेंट फ्रॉम सेकंड सेट। नाउ दिस इज 1 1। This is a very good example of many, or better say all are connected to 1। So अगर कहीं पे ये मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया और 3 भी 4 से कनेक्टेड है, तो 1 2 4 5 3, ये 5 तो 5 से कनेक्टेड है, 1 2 से है, 2 3 से है, लेकिन ये दोनों ओके दो ही है, बट वी हैव टू कॉल देम मैनी आर कनेक्टेड टू 1। सो मैथमेटिकली इसको हम इंजेक्टिव कहते हैं 1 1 अगर है तो। मैनी 1 के लिए कोई नाम नहीं दिया गया है। इफ अ फंक्शन इज 1 1 फंक्शन वी कॉल इट एज इंजेक्टिव फंक्शन। अब दूसरी बात है, आ जाते हैं ऑन्टो पे। ऑन्टो में क्या करना है भाई? ऑन्टो में ऐसा है कि सेकंड सेट के ऊपर में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कभी भी हमने, तो अब सेकंड सेट की बात होगी। अगर फर्स्ट सेट में कुछ एलिमेंट्स हैं, सेकंड सेट में भी कुछ एलिमेंट हैं 0 1 -2 3 4,
1 इससे कनेक्टेड है, 2 भी इससे कनेक्टेड है। अब आप देखते के साथ बोल सकते हो कि ये मैनी वन फंक्शन है, ये 1 1 नहीं हो सकता। तो 3 इस -2 से कनेक्टेड है, 4 इससे कनेक्टेड है, 5 4 से कनेक्टेड है। अभी आपको क्या दिख रहा है कि ये मैनी वन फंक्शन है, क्योंकि हमें हमेशा ये देखना है कि पहले सेट के एलिमेंट किससे कनेक्टेड है, या पहले सेट के 2 एलिमेंट का सेम इमेज है, या पहले सेट के 3 एलिमेंट्स का सेम, या पहले सेट के मैनी एलिमेंट्स का सेम इमेज है, तो मैनी वन हो जाता है। अगर मैं इस 1 को 0 के साथ कनेक्ट कर दूं तो ये 1 1 हो जाएगा। तो ये बात तो ठीक है, आपको समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट है कि ये ऑन्टो का क्या फंडा है। ये ऑन्टो हम तब कहते हैं जब सेकंड सेट के सारे एलिमेंट फर्स्ट सेट के किसी न किसी एलिमेंट के इमेज हो। मतलब सेकंड सेट का कोई भी एलिमेंट खाली ना बैठा हो, वो किसी न किसी के साथ ऑर्डर्ड पेयर में जरूर से ही प्रेजेंट हो, तब हम कहते हैं कि वो फंक्शन ऑन्टो फंक्शन है। जैसे कि जब हमने इस 1 को यहाँ पे कनेक्ट किया तो ये 0 अकेला रह गया, तो 0 तो किसी ऑर्डर पेयर में जाएगा नहीं, इसके कारण से ये ऑन्टो फंक्शन नहीं कहलाएगा। अगर इस फंक्शन को हम ऑन्टो नहीं कहेंगे तो ऑफ कोर्स बाय डिफॉल्ट उसका नाम है इनटू। मतलब सेकंड सेट का कोई ना कोई एलिमेंट जरूर से ही खाली है, तब हम उसे इनटू कहेंगे। अब यहाँ पे मैंने और भी 2 एलिमेंट डाल दिए, 2, और यहाँ पे देखिए 2 तो ऑलरेडी नहीं है, 5। अभी भी ये कैसा फंक्शन है, तो ये इनटू फंक्शन है। इसको ऑन्टो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ऑन्टो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ऑन्टो बनाने के लिए मुझे इस 5 को किसी से कनेक्ट करना पड़ेगा, इस 0 को भी किसी से कनेक्ट करना पड़ेगा, 2 को भी किसी से कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या करूँगा, अभी ये 1 को अगर 2 से कनेक्ट करता हूँ, वो मैं कर ही देता हूँ, क्या करता हूँ, 1 को 2 से कनेक्ट कर दिया, 1 को 3 से भी कनेक्ट कर दिया, लो, और 5 को भी मैंने 5 से कनेक्ट कर लिया। अब क्या है ये, क्या अब ये फंक्शन है क्या, मतलब ऑन्टो फंक्शन है क्या। तो ये ऑन्टो फंक्शन की बात ही नहीं हुई, ये फंक्शन ही नहीं रहा, ये रिलेशन बन गया। ये 1 मिनट है। तो क्या ये फंक्शन है अब, नहीं, अभी तो ये फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि फंक्शन के रूल के हिसाब से कोई भी एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज नहीं हो सकता। यहाँ पे 1 के तो बहुत सारे इमेज बन गए, तो क्या करना पड़ेगा, तो इसमें से कुछ एलिमेंट्स को ही हटाना पड़ेगा। तो ऑन्टो फंक्शन कब है, जब सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर में आ जाएं, तब हम उस फंक्शन को ऑन्टो फंक्शन कहते हैं, अदरवाइज वो इनटू फंक्शन ही कहलाएगा। तो 1 2 3 4 5 1 2, क्या ये ऑन्टो फंक्शन है, ऑफ कोर्स है, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ये ऑन्टो फंक्शन है। ऑन्टो के लिए क्या होना चाहिए, तो सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर में आने चाहिए, तो ऑफ कोर्स 2 ही एलिमेंट हैं और वो खुद ही कनेक्टेड है। इसमें मैंने, तो ये कैसा मैनी वन है या 1 1 है, तो ये ऑफ कोर्स मैनी वन ऑन्टो है, तो मैनी वन एंड ऑन्टो, ओके। Just take anything as elements. 1 is connected to A, 2 is connected to C, 3 is connected to B, and 4 is connected to D. Now, what type of function this is? This is 1 1 1 1 1 and onto. तो आप 1 1 मैनी वन ये समझ सकते हैं, ऑन्टो और इनटू समझ सकते हैं, तो फिर ये टॉपिक में और कुछ बचता नहीं है। तो वो फंक्शन जिसमें द फंक्शन विच इज बोथ इंजेक्टिव, इंजेक्टिव मीन्स 1 1 एंड सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव फंक्शन हम उसे कहते हैं जो कि ऑन्टो फंक्शन हो, इज कॉल्ड विच हैज बोथ, द फंक्शन विच इज both injective and surjective is called bijective या bijection। वो फंक्शन जिसमें ये दोनों ही प्रॉपर्टीज है उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो ये था फंक्शन के बारे में। आपके पास में एनसीईआरटी में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है और जो सेकंड एक्सरसाइज है, आप इन दोनों एक्सरसाइज को बनाइए, मैं भी बनाइए और मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन बताइए किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं भी उन्हीं क्वेश्चंस को फिर यहाँ पे सॉल्व करूँगा और आपको भेज दूँगा। ओके।